मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट में यूनिट फोर्थ करा रही हूँ। यूनिट फोर्थ का जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो इस टॉपिक में हमने सरल आवर्त गति के कई सारे उदाहरण पढ़ लिए हैं। उसी के कंटिन्यूशन में हम आज जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था आधा, वो है हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक, हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली जब भी कोई साउंड अगर हमारे को बहुत कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र ध्वनि आपको सुनाई देती है, तो उसके अंदर आपको जो लाउड म्यूजिक है, जिनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, उनको तो हम आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन अगर दो स्वरों की आवृत्तियों में बहुत कम अंतर हो और उसमें वीक हार्मोनिक्स हो, तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम उनके अंतर को पता नहीं लगा पाते। तो अगर हमें ऐसी आवृत्तियों का पता लगाना है जो स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर की आवृत्तियां का ग्रहण करें, उसका हमारे को पता लगाना है, तो उसके लिए हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद का उपयोग किया जाता है। अब हेल्महोल्ट्ज़ अनुनाद जो है वो क्या करता है, उसके अंदर हम कई सारे कॉम्प्लेक्स स्वर को छोड़ते हैं और उसकी स्वाभाविक आवृत्ति के निकट की स्वर आवृत्तियों का वो अभिग्रहण करता है और उससे वो एक तीक्ष्ण अनुनाद उत्पन्न करता है, बहुत हाई रेजोनेंस वो प्रोड्यूस करता है, और इससे वो जो वीक हार्मोनिक्स हैं उनकी पहचान जो है वो करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो ये म्यूजिशियंस और गाने वाले गायकों, इनके लिए बड़ा यूज़फुल इक्विपमेंट है। तो इसका हम एक सरल प्रतिरूप यहाँ पर समझेंगे और इसके संबंधित हम देखेंगे कि इसके अंदर भी सरल आवर्त गति होती है और उसका टाइम पीरियड क्या है, ये हम वर्कआउट करेंगे। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो ये चित्र में जो दिखाया है ये हेल्महोल्ट्ज़ अनुनादक को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर कांच का या धातु का बना हुआ एक खोखला स्फीयर होता है, गोलाकार या बेलनाकार आकृति का बल्ब होता है, ये क्यू, और इसमें दो नेक्स होती हैं, दो ग्रीवाएं होती है ऊपर और नीचे। दोनों जो ग्रीवाएं हैं उनके अंदर जो अपेक्षाकृत लंबी होती है वहां से हम कॉम्प्लेक्स साउंड को एंटर कराते हैं और दूसरे से हम उसका जो साउंड वेव्स हैं उनको, जिसको डिफ्रेंशिएट करना है, उनको हम कान लगा के सुनते हैं। तो ध्वनि को आपतित बी वाला जो हिस्सा यहाँ से कराया जाता है चित्र में, और सी पर हम कान लगा के उसका सुन सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही आप साउंड इसके अंदर एंटर करती है तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सारा ये जो क्यू पूरा का पूरा जो पोर्शन है, इस पूरे में हवा भरी हुई है, एम्प्टी है ये इसलिए, तो इसमें खाली हवा भरी हुई है। तो जैसे ही साउंड इसके अंदर एंटर करती है तो इसमें एयर कॉलम में वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं और ये धीरे धीरे वाइब्रेशन सारे जगह पूरे इस रेजोनेटर में फैल जाते हैं। तो वास्तव में शुरुआत कैसे होती है कि जैसे ही आप किसी साउंड को इसके ऊपर डालते हैं तो इस नेक के अंदर जो हवा है उसमें संपीड़न या कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन होने के कारण क्या होता है, वो हवा जो है वो नीचे की ओर धकेलने में आती है और ऐसे ही जब उसका विरलन होगा, रेरिफेक्शन होगा, तो वो बाहर की ओर विस्थापन उसका होगा। अब हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं ये जो नेक है इसकी लंबाई स्मॉल एल है और इसकी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कैपिटल ए है। साथ ही हमने ये अज्यूम कर लिया कि इसके अंदर जो हवा भरी है उसकी डेंसिटी या घनत्व रो है। ऐसी स्थिति में जो नली में वायु का द्रव्यमान जो होगा वो हम बाय फॉर्मूला स्मॉल एम ए बाय रो लिख सकते हैं। अच्छा, साथ ही यदि अगर हम बी से कॉम्प्लेक्स साउंड को आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो कंप्रेशन के कारण नलिका वायु के अंदर की ओर विस्थापन होता है। तो जो विस्थापन है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो विस्थापन है वो x है। तो
जब विस्थापन उसका Q के अंदर वो हवा चली गई तो वायु जो ये नली है इसके अंदर वायु की कमी हो गई, तो इसके आयतन में कमी जो है वो हम dV से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो dV कितना होगा, A इंटू एक्स हो जाएगा बाय फॉर्मूला। अच्छा, साथ ही साथ जब संपीड़न होता है हमें पता है कि दाब में वृद्धि होती है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो एयर प्रेशर है, जो इंक्रीज इन एयर प्रेशर है वो dP है। अब हमने आयतन प्रत्यास्थता की परिभाषा पढ़ रखी है, उसकी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो E का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो हमारा चेंज इन या इंक्रीज इन प्रेशर के बराबर होगा, तो उसको तो हम dP लिख सकते हैं। ये आपका हमेशा नेगेटिव में होता है, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ शो नहीं किया है, आगे हम इसको नेगेटिव यूज करेंगे। और आयतन विकृति क्या हो रही है, आयतन विकृति, या फिर हम अगर यहाँ शो करेंगे तो भी माइनस का साइन आ जाएगा। आयतन विकृति होती है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, तो यहाँ पर आपका dV अपॉन V के फॉर्म में लिखा है। अगर हम dP निकालना चाहे इस इक्वेशन से, तो आपका dP कितना निकल रहा है, dP बराबर माइनस ऑफ E dV बाय V। dV का मान हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, वो मान हम यहाँ रख देंगे, माइनस E AX अपॉन V। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही एयर जो है वो अंदर की ओर धकेले जा रही है, तो Q के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो Q के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो B के अंदर जो वायु उपस्थित है उस पर एक एयर पिस्टन प्रत्यानयन बल लगाएगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो Q के अंदर की जो हवा है वो उसको वापस से बाहर की ओर धकेलेगी। तो उसका प्रत्यानयन बल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। बल हमारे को पता है दाब इंटू एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं F बराबर dP इंटू A। dP का मान हम ऊपर वर्कआउट कर चुके हैं, तो वो मान हम यहाँ रख देते हैं, माइनस EAX अपॉन V इंटू A। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं E माइनस ऑफ EA स्क्वायर अपॉन V इंटू X। अब हम ये अनुभव कर चुके हैं कि इसके अंदर जो वायु का जो कॉलम है, एयर कॉलम जो है वो हमारा किसी इक्वेशन, मतलब इसके अंदर जो एयर कॉलम है वो ऑसिलेट कर रहा है, तो उसके अंदर एक इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू m इंटू A से लिख सकते हैं। F को हम लिख सकते हैं m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, और उस जो ये m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम ऊपर वर्कआउट कर चुके हैं, उसको लिख सकते हैं माइनस EA स्क्वायर अपॉन V इंटू एक्स। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म जो है ये किसी एक पर्टिकुलर हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर के लिए कांस्टेंट है, तो हम इसको K से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो माइनस KX के फॉर्म में लिख दिया, जहां पर EA स्क्वायर अपॉन V आपका फोर्स कांस्टेंट हो गया। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन आ जाती है m d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस KX बराबर 0। और थोड़ा सा इसको अरेंज करा तो हमारा ये m को भी हम इधर लेकर आ गए, और ये इक्वेशन आ गई आपकी d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0, वेयर ओमेगा 0 जो है स्क्वायर जो है वो k बाय m के बराबर है। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन आपकी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करती है। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो आपकी वायु पिस्टन के अंदर जो गति कर रही है वो हमारी सरल आवर्ती गति है। अब सरल आवर्त गति कर रही है तो हमें उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है। क्या होता है उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, t बराबर 2 बाय ओमेगा 0। तो ओमेगा 0 का मान हम जो कैलकुलेट किया है वो रख देते हैं, तो आ जाएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। k का मान भी आप रख दीजिए और रीअरेंज करेंगे तो आपके पास t आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m इंटू वी अपॉन EA स्क्वायर। इससे हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी वर्कआउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टी, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m, और 1 अपॉन 2 पाई
अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर अपॉन एम इंटू वी। अच्छा, अब हम जानते हैं कि स्मॉल m जो होता है वो हमने पहले ही लिखा था a अपॉन रो के बराबर है। हम यहाँ पर m का मान भी रख देते हैं। तो m का मान रख के थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास t आ जाएगा 2 पाई l रो v अपॉन ई ए अंडर रूट ऑफ, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी भी वर्कआउट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो होता है, अगर हम उसको c अज्यूम करें तो c का जो फॉर्मूला है बाय अदर मीन्स निकाला जाता है e बाय रो के अंडर रूट ऑफ e बाय रो के बराबर। तो अगर हम ये मान यहाँ पर यूज़ करें तो e बाय रो अंडर रूट, इसको हम c लिख सकते हैं। तो उससे आपका t जो है वो फर्दर मॉडिफाई हो जाएगा, t बराबर 2 पाई बाई c अंडर रूट ऑफ एल वी बाय ए, और इसी हिसाब से उसका रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी भी निकाले जा सकती है। अब अगर हम इसके अंदर देखें, c तो एक नोन वैल्यू है, a, l और v किसी भी हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर के लिए हम a, l और v की सूटेबल मान रख के उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेट करा सकते हैं, और उस किसी भी कॉम्प्लेक्स साउंड में वो पर्टिकुलर साउंड अवेलेबल है या नहीं है उसका हम बड़ी आसानी से इसका पता लगाया जा सकता है। तो अगर हमारे को रिलेटिवली अध्ययन करना है तो कई सारे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर को भी यूज़ में लिया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सरल आवर्त गति का। इसी में हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेंगे वो हमारा एग्जाम्पल है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के दोलन, ऑसिलेशंस ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कह रहा है कि कोई चुंबक है, उसको आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया हुआ है और उसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके अगर छोड़ें तो वो भी दोलन करना प्रारंभ कर देती है। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि वो जो दोलन कर रही है चुंबक, वह भी सरल आवर्त गति ही करती है। तो इसके लिए हमने क्या ले रखा है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो हमारी कैपिटल H है, और इसको हमने क्षैतिज तल में ही रख रखा है। एक हमने चुंबक ले ली है, ये चुंबक है हमारी NS जिस पे लिखा हुआ है, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है या चुंबकीय आघूर्ण है वो कैपिटल M है। इसको हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक धागे की सहायता से, जिसके अंदर कोई ऐंठन ना हो, उस धागे की सहायता से हमने इस फील्ड में उसको सस्पेंड किया हुआ है। अब वो क्या होता है, जब आप इसको सस्पेंड करते हो तो वो धीरे से चुंबक एक पर्टिकुलर पोजीशन में आके रुक जाती है, वो उसकी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अब हम उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के से हम उसको थोड़ा सा थीटा एंगल से विक्षेपित कर देते हैं। तो थीटा एंगल से हमने उसको विक्षेपित करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और हमने थोड़ा सा इस मैग्नेट को थीटा एंगल से डेविएट कर दिया। तो जैसे ही आप इस पर डेविएट करते हो तो क्या होता है, ये जो मैग्नेट है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो इसको वापस इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है उसके क्रॉस अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इस पे दो फोर्सेस लगते हैं, एक तो m इंटू एच अपवर्ड डायरेक्शन में और एक m इंटू एच माइनस m इंटू एच इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। ये दोनों बल एकदम बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। तो इन दोनों में देखिए ये इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्रिया रेखा है, वो अलग अलग है। एक यहाँ पर एक्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर एक्ट कर रहा है। तो इस कारण से इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2l है। तो इस कारण से ये दोनों जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ये दोनों मिलके एक रेस्टोरिंग टॉर्क बनाते हैं, एक प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करते हैं जो इस मैग्नेट को घुमाने का प्रयास करती है। तो जब मतलब ये कपल का निर्माण कर रहे हैं, वो युग्म का बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं, तो उनका जो रेस्टोरिंग टॉर्क है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। रेस्टोरिंग टॉर्क हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, m इंटू एच इंटू 2l साइन थीटा।
क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, हम परपेंडिकुलर हम कैसे लेते हैं, टॉर्क जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों के बीच की दूरी है वो 2l है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम निकालें देन इट कम्स आउट टू बी 2l sin थीटा। तो ये हमारा 2l sin थीटा आ गया। तो इस अब आपको अगर थोड़ा सा इसको ठीक से हम लिखें तो ये आ जाएगा C बराबर M कैपिटल M H साइन थीटा, जहाँ पर कैपिटल M जो है वो मैग्नेट की थ्योरी से हम जानते हैं कैपिटल M जो होता है वो 2m इंटू 2 स्मॉल m इंटू एल के बराबर होता है। यहाँ स्मॉल m जो है वो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, कैपिटल M तो चुंबकीय आघूर्ण है, स्मॉल m जो है वो पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव सामर्थ्य, और 2l जो है वो चुंबक की लंबाई है। अब ये जो रेस्टोरिंग कपल जो है ये इसको मैग्नेट को वापस घुमाकर समानांतर करने का प्रयास करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस अलाइन करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही चुंबक क्षेत्र की दिशा में आता है, मतलब उसकी डायरेक्शन में आता है, तो इक्विलिब्रियम में वो एकदम से स्टेबल नहीं हो पाता, रुक नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर भी जड़त्व आघूर्ण है, और जड़त्व आघूर्ण के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में घूम जाता है। अब डिफरेंट डायरेक्शन में घूम जाता है तो वो क्या होता है, जो ये प्रत्यानयन बल युग्म है वो तो हमेशा उसको फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे निकलता है तो जो मैग्नेट की जो वेलोसिटी है घूमने की वो धीरे धीरे कम होने लगती है और एक पोजीशन पर आकर वो वापस रुक जाती है। अब रुक जाने के बाद पुनः वो उसके ऊपर एक कपल, जैसे मान लो अभी ये यहाँ था, इसको यहाँ पर अलाइन किया तो ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ रुकता नहीं है, आगे निकल जाता है। तो जैसे ही आगे निकलता है एक पोजीशन पे आके वो रुक जाता है। रुक जाने पर उस पर फिर से एक बल युग्म कार्य करता है जो अब पहले वाले बल युग्म के विपरीत दिशा में लगता है और उसको वापस से इसी फील्ड के अक्रॉस अलाइन करने की कोशिश करता है, और वापस मैग्नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होके अलाइन होता है। लेकिन अलाइनमेंट के टाइम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो वापस से आगे बढ़ जाता है, और ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है और मैग्नेट आपकी दोलन करना प्रारंभ कर देती है, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो ये क्रिया बार बार होती रहती है और इस प्रकार चुंबक अपने गुरुत्वीय केंद्र से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर अक्ष के परित दोलन करना प्रारंभ कर देता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसका गति जो हो रही है, जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनकी जो गति है उसको हम थ्योरेटिकली कैसे लिखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हम इसमें अज्यूम करते हैं कि मान लो जो आपकी जो मैग्नेट है उसके अंदर जो ऑसिलेशन एक्सिस है, जो उसके अक्रॉस जड़त्व आघूर्ण जो है वो हमारा I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और जो चुंबक का कोणीय विस्थापन है वो हमारा थीटा है, और इसका क्योंकि घूम रही है तो इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो d² थीटा अपॉन dt² के बराबर है। तो अगर हम गति का समीकरण लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, टो बराबर I अल्फा, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क एक्ट कर रहा है तो हम इसमें फोर्स ना लेके टॉर्क लेंगे, तो टॉर्क को I अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा को हम d² थीटा अपॉन dt² लिख सकते हैं। अच्छा, जो टॉर्क है वो हमारा रेस्टोरिंग कपल के कारण जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था उसके बराबर है, और वो हम ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं mh साइन थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं I d² थीटा अपॉन dt² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ mh साइन थीटा। तो ये प्रत्यानयन बल है, इसलिए हम इसको हमेशा इसकी जो घूमने की दिशा है उसको घटाने के, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, इसलिए उसको हमने नेगेटिव साइन में रिप्रेजेंट किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हमने कहा है कि हम अल्प कोण से इसको विस्थापित कर रहे हैं, तो साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर रख सकते हैं। तो हम यहाँ थीटा रख देते हैं, तो ये आ गया माइनस mh थीटा। थोड़ा सा और रीअरेंज करके अगर हम देखें तो हम इसको
डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो है वो एम एच अपॉन आई के बराबर है, जो कि एक कांस्टेंट है। अगर इसको हम फर्दर रिड्यूस करें तो हमारे पास मतलब फर्दर इसको बेटर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये चुंबक के कोणीय सरल आवर्त गति की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो है अगर हम देखें तो सरल आवर्त गति के समरूप ही है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो भी उसी प्रकार से निकाला जाएगा जैसे हम सरल आवर्त गति में निकालते हैं, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 ओमेगा का जो मान है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 2 पाई बराबर अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम एच। अब हम इसके अंदर आई का मान निकाल लेते हैं कि इसके लिए हम मानते हैं कि जो छड़ की चुंबक है उसका मान लिया द्रव्यमान m है और उसकी लंबाई और चौड़ाई a व b है। ऐसी स्थिति में m डैश मानते हैं, m तो हमने पहले ले रखा है पोल स्ट्रेंथ, इसलिए m डैश मान लेंगे। तो I ऐसी केस में m डैश a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 12 होता है इसका, क्योंकि रेक्टेंगुलर अगर छड़ चुंबक लेते हैं हम, और अगर हम बेलनाकार चुंबक सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेते हैं तो हमारे को उसकी लंबाई l और त्रिज्या r हो तो I हम लिख सकते हैं m डैश l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस r स्क्वायर बाय 4। तो इन मानों को हम अप्लाई करके बड़ी आसानी से टाइम पीरियड वर्कआउट कर सकते हैं किसी मैग्नेट का। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसके लिए एक बड़ा अच्छा उपकरण हमारी लैब्स में अवेलेबल है, और वो उससे हम ये चुंबक के कंपन के सिद्धांतों पर ही आधारित होता है। उस उपकरण का नाम है कंपन चुंबकत्व मापी, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इस पे हम प्रयोग करके इन्हीं सभी चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के जो उदाहरण हैं उनको लेंगे। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।